मनोज जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। जिस तरह से आपने इलेक्शन जीता, लोगों का यह कहना है, मैं उस क्षेत्र में गई थी जहाँ से आप अभी एमपी हैं, लोगों का ये कहना है कि एमपी साहब क्षेत्र में आते नहीं हैं, वो नदारद रहते हैं, विकास रुका हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा मुझे तो नहीं मिला है, क्योंकि आज भी जब आपसे मैं मिलने में थोड़ा देर हुआ तो मैं अपने क्षेत्र में ही था। हालांकि एमपी का काम ऐसा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहते हैं, और अगर हम सप्ताह में 2 दिन 3 दिन देते हैं, महीने में अगर हम 10 या 12 दिन देते हैं अपने क्षेत्र में, तो भी कई क्षेत्र हम नहीं छू पाते, ये सच्चाई है। लेकिन विकास रुका है, ये बात सच है। और विकास रुका है इसलिए कि सरकार नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों का तो रोना हम रो रहे हैं। लेकिन मनोज जी, केंद्र में सरकार है, आप एमपी हैं, आप एमएलए नहीं हैं। दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, केंद्र सरकार की बात कर रही हूँ। आपका जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, मैं उसकी बात कर रही हूँ, विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रही हूँ। विकास वहाँ रुका हुआ है क्योंकि आप वहाँ से एमपी हैं, और मैं वहाँ जाती हूँ, लोगों से मिलती भी हूँ, क्योंकि हर एमपी ने एक गांव को भी गोद लिया है। मैं उन तमाम जगहों पे भी जाती हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जहाँ से आप जीते हैं। लोग यही बोलते हैं कि विकास रुका हुआ है यहाँ पे, और एमपी साहब क्षेत्र में जितना आना चाहिए, लोगों से उनकी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं है अभी फिलहाल। अब ये कहाँ की पर्टिकुलर बात है, ये तो मैं नहीं समझ सकता। हो सकता है कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ छूटा हो, क्योंकि हमने गांव भी गोद लिए हैं। और मैं हर शनिवार को और शुक्रवार को मैं अपने क्षेत्र में ज़रूर होता हूँ। 2 दिन मेरा फिक्स है। मेरा अपने जमुना विहार में हमारा ऑफिस है, और अब तो नॉर्थ एवेन्यू में जहाँ घर मिला हुआ है वहाँ भी लोग रोज़ आते रहते हैं। और एक तो जब से मैं एमपी बना हूँ, चुनाव बहुत चल रहे हैं, तो कभी आसाम जाना पड़ा, कहीं बंगाल जाना पड़ा, अभी झारखंड में ड्यूटी लगी हुई है, पीछे महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इस काम के लिए मुझे बहुत घूमना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने हिसाब से अपने को एक जिम्मेदार एमपी मान रहा हूँ अभी तक। आगे का हुई तो नहीं के मालूम, लेकिन अभी तक ठीक है। हाँ, मैं अभी तक पर्टिकुलर कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मैं धीरे धीरे जान भी रहा हूँ ना। तो हमारे यहाँ हमने जो सुना है, ये पहली बार किसी ने मुझे बोला कि ऐसी कोई किसी ने बात कही। अगर किसी ने आपके उस पर बोला हो ना, टीवी पे, तो आप मुझे प्लीज़ उसका क्षेत्र का नाम बताइएगा, क्योंकि मैं शिकायतें सुन के उस पर काम करने के लिए खुशी होती है मुझे। हमको लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग सोचते थे तुम चले जाओगे, लेकिन तुमने चेंज कर दिया। तो बाकी तो ठीक है, हम अपने गाँव पे भी लगे हुए हैं, जो सभापुर गाँव में। जो बातें सामने आ रही है कि विकास रुका हुआ है, नेता यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि यही मौका है। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनको तो सिर्फ बीजेपी की नाकामयाबी दिखानी है, और कांग्रेस और आप पार्टी इस चीज़ के लिए कमर कस चुकी है कि यही सब मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। और बीजेपी के आम आदमी पार्टी के लिए तो पोस्टर लग रहे हैं गुमशुदा के, अभी मनीष सिसोदिया का लगा था ना। तो हम लोग को, हमारे क्षेत्र में कहीं ऐसा तो नहीं लगा ना, गुमशुदा का नहीं लगा। तो हम लोग हैं वहाँ पे, और आगे आने वाले दिनों में और भी उनकी सेवा करेंगे। देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ ना कि मैं जिस दिन थक जाऊँगा, नहीं होगा ना, तो मैं बोल दूंगा मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करो। बट मुझे लगता है, मुझे जैसा नेतृत्व मिला है बीजेपी का, जैसे लोग हैं, 100% मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए 5 साल में जो करूँगा वो हीरो कहलाने के लिए काफ़ी होगा। अच्छा, मनोज तिवारी साथ में हो, एक बेहतरीन भोजपुरी एक्टर और सिंगर, और कुछ राग ना छिड़े तो थोड़ा मज़ा नहीं आता। मैं चाहूँगी कि आप नरेंद्र मोदी जी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अमित शाह जी के लिए कुछ गुनगुनाएं, ताकि हमारे दर्शक इसका आनंद उठा सकें। नहीं, अब अध्यक्ष जी के लिए बोलोगे तो बहुत मुश्किल होगा गाना सुनना। अपनी पार्टी के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। हम इस बात को सोचते रहते हैं कि
रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो, बिजली का थोड़ा प्रबंध करवा दो, पानी बिना होठ सूखे नल चलवा दो, जमुना नदी पे एक पुल बनवा दो, भाई बहन भाग रहे गांव घर छोड़ के, खेत खलिहान छूटा, बूढ़े माँ बाप छूटे, उनको वापस से अपने गांव में बुला दो, रोटी सोटी दे दो, सड़क बनवा दो। ये मेरा गाना है आज। बिल्कुल, बीजेपी गुड गवर्नेंस का परिचय भी दे रही है। आप यही मेरा मुद्दा भी है। मुद्दा भी है क्योंकि बुनियादी चीजें हैं, पानी, घर, नौकरी, ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि जो हमारे यंगस्टर हैं शहरों में आते हैं, अपने जगह को छोड़ के, जिले को छोड़ के, जिला जवार जो बोलते हैं, हाँ। वो वहीं रहे ताकि अपने परिवार के साथ भी रहेंगे। आज हम लोगों ने स्पेशली हरियाणा के नवनिर्वाचित सीएम को बुलाया क्योंकि दिल्ली की समस्याओं का हरियाणा से सरोकार है। तो बीजेपी और हम सभी मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि जो परेशानियां दी गई हैं दिल्ली को और पार्टियों के द्वारा, उसको बीजेपी मिनिमाइज करे। अच्छा, जिस तरह से हरियाणा में मीडिया वालों के साथ हुआ, ये क्या लगता है, सही था? बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि एक अज्ञानतावश और गलती से हुआ है। अगर किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है तो फिर जांच कमेटी बैठ गई है, उनको सज़ा हो सकती है, उनको दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है, आगे से पत्रकारों को सुरक्षा देने की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी कई बार आंदोलन देखे, लोगों को पिटते देखा, लेकिन अगर एक घटना के बाद पार्टी और मुख्यमंत्री इतना इनिशिएटिव ले रहा है तो आई एम सेटिस्फाइड। मनोज जी, बस मेरा एक पार्टी के बड़े बड़े लीडर माफ़ी मांग रहे हैं। हमारे प्रभात झा जी ने स्पष्ट कहा कि हमको अगर कुछ ऐसी बात हुई तो माफ़ी चाहते हैं। मुख्यमंत्री जैसे गरिमा में पद पे होते हुए भी हमारे आज खट्टर साहब ने खेद व्यक्त किया, हालांकि कुछ लोगों ने कहा देर से खेद व्यक्त किया। देर आए दुरुस्त आए, है ना, पार्टी में नैतिकता के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा मनोज जी, दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन होगा, ये हमारी जनता जानना चाहती है कि इस बार दिल्ली को कौन सा सीएम मिलने वाला है बीजेपी की तरफ से? अब जो लोग जोड़ तोड़ कर रहे हो कि हम ही सीएम बनेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि वही बने। डॉक्टर हर्षवर्धन? नहीं, हम ये बात नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आज की जो नीति है उसमें चलो चले मोदी के साथ हमारा नारा है। तो चलो चले मोदी के साथ, बाद में मोदी जिसको चाहेंगे बना देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी पार्टी में आजकल जोड़ तोड़ नहीं चल रहा है सीएम बनने के लिए। एवरीबडी इज वर्कर और एनीबडी कैन गेट चांस अगर वो काम कर रहा है अच्छे से। तो एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये कि दिल्ली में अगर आपकी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली महानगर है, खुद बहुत विकसित है और विकास के राह पे ले जाने के लिए ऐसा क्या काम करेंगे आप जो कि इसको विकसित करे? मैं जानना चाहूँगी, हमारे देश की जनता भी जानना चाहती है कि ऐसा और क्या कुछ होना चाहिए दिल्ली में। पेट्रोल सस्ता हुआ तो दिल्ली के लिए भी हुआ है ना, डीजल सस्ता हुआ तो दिल्ली के लिए भी हुआ है ना। आने वाले समय में अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करना बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है। हमने कई तरह से जो पुलिस की जातियाँ या एमसीडी की परेशानियाँ हो रही थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। भविष्य में हमको ये भी कोशिश करना है कि जो हमारे दिल्ली का SC ST समाज है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा दें ताकि वो दिल्ली के लोगों के समानांतर चल सके। हमारा मुद्दा रहेगा कि हम बिजली की कीमत को बढ़ने न दें। एटलीस्ट हम कितना कम कर सकते हैं कि नहीं इसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन हम बढ़ने नहीं देंगे। अभी देखिए बिजली कंपनियों ने दाम बढ़ाने की कोशिश की थी, हमने उसको रोल बैक किया। आने वाले समय में
हम लोग और भी ऐसे प्लान लाएंगे कि बिजली सस्ती हो, महंगी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तो मनोज तिवारी जी, और इनका यही कहना है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली की जनता को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिलेगी जिसके लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और वो अपने नमूने काम का पेश कर चुकी है कि किस तरह से महंगाई कम की जाए और जनता को राहत पहुंचाया जाए। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में भी अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो भी केंद्र की तर्ज पे ही काम करेगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।